आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। हुकूमतों पर गरीबों के लिए बुनियादी सहूलियात को भी नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद 3 करोड़ लोगों को पुख्ता मकान देकर उन्हें लखपति बनाने का काम किया है। आज़ादी की 75वीं साल के खास मौके पर मिस्टर मोदी ने मंगल को लखनऊ में गुमती नगर वाक़े इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनक़्क़िदा से रोज़ा अर्बन कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया और उत्तर प्रदेश को 4,737 करोड़ रुपए के अखराजात वाले 75 प्रोजेक्टों की सौगात दी। उन्होंने PM आवास स्कीम के तहत 75 अजला के मुस्तफ़ीदीन को डिजिटल ज़राए से 7,500 चाबियाँ भी सौंपी और स्मार्ट मिशन के तहत उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज़ की कामयाबी की 75वीं कहानियों पर मबनी काफ़ी टेबल बिल का इजरा किया। साथ ही रियासत के मुख्तलिफ शहरों में चलाने के लिए 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद से हमारी हुकूमत ने PM आवास स्कीम के तहत शहरों में 1 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा घरों की तामीर को मंजूरी दी है। इसमें से 50 लाख से ज़्यादा घर बनाकर गरीबों को दिए जा चुके हैं। ऐसे लोग जो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोदी ने क्या किया, उनको बताना चाहता हूं कि PM आवास स्कीम के तहत उनकी हुकूमत ने तकरीबन 3 करोड़ लोगों को मकान दिए हैं, जिसकी वजह से वो लखपति बन गए हैं। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। इस देश में मोटा मोटा अंदाज करें तो 25-30 करोड़ परिवार है, मोटा मोटा अंदाज करें। उसमें से इतने छोटे से कार्यकाल में 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे मोदी इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाज लगा दीजिए। ये लोग अब लखपति हैं। 3 करोड़ पक्के घर बनाकर हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। साथियों, मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब तमाम प्रयासों के बावजूद उत्तर प्रदेश घरों के निर्माण में आगे नहीं बढ़ रहा था। आज लखनऊ में ही, और जब मैं आज लखनऊ में हूं तो मुझे लगता है जरा विस्तार से ये बात बतानी चाहिए ना? हाँ, आप तैयार हैं? हमारी अर्बन प्लानिंग कैसे सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि MBBS और मुख्तलिफ मेडिकल कोर्सेज के लिए 12 सितंबर को मुनक़्क़िद होने वाले NEET UGC इम्तिहान को मनसूख नहीं किया जाएगा। अदालत ने इम्तिहान को मनसूख करने से मुताल्लिक़ दाखिल रिट पिटीशन को गैर अहम करार देते हुए खारिज कर दिया। अदालत में दाखिल दरख्वास्त में कहा गया था कि माह सितंबर 2021 को होने वाले NEET इम्तिहान में धांधली की गई थी और इस मामले में 5 FIR दर्ज की गई हैं। दरख्वास्त गुजार ने अदालत उज़्मा से दोबारा इम्तिहान की दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम पर असेंबली में बयान देते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों की जानिब से उठाए गए शकूक व शुबहात को उन्होंने वजाहत की और करने की कोशिश की। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि दलित बंधु स्कीम से हासिल करदा रकम को दलित बंधु जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं।
उन पर किसी खास कारोबार को करने का दबाव नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि स्कीम की रकम को कहीं और किसी भी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हुकूमत सिर्फ मॉनिटरिंग या निगरानी करेगी। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि दलित बंधु में हायल होने वाली मुश्किलों को बतदरीज हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम को 1 साल पहले शुरू होना था, लेकिन कोरोना की वजह से उसमें ताख़ीर हुई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से रियासत को 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कुछ मंडलों का दौरा करके वो खुद दलित बंधु स्कीम के निफाज का जायज़ा लेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि दलित बंधु स्कीम रियासत के सभी दलित ख़ानदानों के लिए है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत ऐसी हुकूमत है जो तमाम मज़ाहिब को बराबर समझती है और साथ लेकर चलना चाहती है। इस मौके पर उन्होंने अपोजिशन पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को रंगीन ख्वाब नज़र आ रहे हैं कि वो बरसर इक़्तिदार आ गए हैं। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सिर्फ हुज़ूराबाद के इंतखाबात उनके लिए अहम नहीं है। हुज़ूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के बाद भी TRS हुकूमत ही रहेगी, उन्होंने कहा। इस मौके पर के चंद्रशेखर राव ने यह भी कहा कि अगले 3 महीनों में मुख्तलिफ महकमों में 1,35,000 मुलाजिमतें पुर की जाएंगी। అది ఎవరు తప్పు ఎవరు ఒప్పు దానికి ఎవరు బాధ్యులు నేను వ్యక్తులను పార్టీలను అనను కానీ 75 సంవత్సరాల స్వతంత్రం తర్వాత ఈరోజు కూడా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు అధ్యక్ష చాలా దయనీయమైన స్థితిలో మన దళిత జాతి ప్రజలు అధ్యక్ష ఒక దళిత జాతి ప్రజలే కాదు మిగతా వాళ్ళలో కూడా చాలామంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ పర్టికులర్లీ ఈ ఒక శిక్షణ ఏదైతుందో తరతరాలుగా మన స్వతంత్రానికి ముందు కూడా అనేక రకాల హింసకు మానసిక క్షోభకు వివక్షకు సామాజిక వివక్షకు అనేక దురాచారాలకు గురైనటువంటి జాతి ఇది నేను ఒక్కని చెప్తలేను అధ్యక్ష యావత్తు దేశంలో ఏ మేధావిని అడిగినా ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు మన కళ్ళ ముందు కనబడుతున్న సజీవ సాక్ష్యం అట్లాంటి సందర్భంలో దేశం స్వాతంత్రం సంపాదించుకొని రాజ్యాంగ రచన చేసే సమయంలో భారతరత్న ఈ దేశం కన్నా ముద్దు బిడ్డ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు చాలా చొరవ చేసి చాలా అనేకమైన సంఘర్షణ చేసి రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో ఒక ఉజ్వలమైన పాత్ర పోషించి तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास में वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने वक्फ सवालात के दौरान TRS रुकने असेंबली एम जनार्दन रेड्डी और दीगर के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि के चंद्रशेखर राव मुल्क भर में वाहिद सियासी कायद और वज़ीर आला हैं जो नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील कर देते हैं। उसी तरह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2 जून 2014 को तेलंगाना की तश्कील के चंद माह बाद नवंबर 2014 से न सिर्फ रियासत में 24 घंटे बरखी के मसले को हल किया बल्कि 24 घंटे किसानों को मुफ्त बरखी सरबराह करने के इक़दाम किए, जबकि साबिक़ में किसानों को 9 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह की जाती थी। वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना बरखी पैदा करने में 5वें नंबर पर और 24 घंटे बरखी सरबराह करने में नंबर 1 पोजीशन में है। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 160 सब स्टेशन कायम किए गए हैं। खबर TRS रुकनी असेंबली एम जनार्दन रेड्डी ने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां 24 घंटे बरखी सरबराह की जा रही है। उन्हें दरियाफ्त किया कि मुल्क भर में तेलंगाना बरखी पैदा करने में कौन से नंबर पर है और बरखी सरबराह करने में कौन सा पोजीशन है। वजीर पंचायत राज इराब अली दयाकर राव ने तेलंगाना असेंबली में वक्फ सवालात में TRS रुकने असेंबली डी चिन्नैया और बीजेपी रुकने असेंबली रघुनंदन के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि दुनिया भर में और न ही मुल्क भर में देहात की तरक्की के लिए तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में जो काम किया जा रहा है वो किसी भी मुकाम पर नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि
देहात की तरक्की के लिए तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा बजट मुख्तस किया है और तरक्की के लिए किए जाने वाले कामों का जायज़ा लेने के लिए 3 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। एराबली दयाकर राव ने बताया कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत ग्राम पंचायत में नर्सरी का क़याम अमल में लाया गया, डंपिंग यार्ड कायम किए गए, टैंकर के जरिए पानी सरबराह किया गया और सबसे अहम काम ट्रैक्टर फराहम करने के इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि इस तरह के इक़दाम न तो बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार वाली और न ही कांग्रेस ज़ेर इक़्तिदार वाली रियासतों में किया गया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म खुद ग्राम पंचायती तरक्की के लिए किए जाने वाले रियासती इक़दाम की सिताइश की। बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने दरियाफ्त किया कि देहात की तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत कितना फ़ंड अदा किया, इसकी तफसीलात पेश करें। रियासती वज़ीर IT और बल्दी नज़्म KT रामाराव अंग्रेज़ी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू ज़बान में बहुत अच्छी तरह गुफ्तगू करते हैं। उनसे तेलुगु, अंग्रेज़ी, उर्दू या हिंदी में किए गए सवालात का उसी ज़बान में जवाब देने की कोशिश करते हैं। उनकी ज़बानदानी का हर कोई मोतरफ़ है। बैरूनी मुल्क के वफूद से वो जहाँ शाइस्ता अंग्रेज़ी में बात करके उन्हें मुतासिर कर देते हैं, तेलुगु पंडितों के साथ हों तो अपनी बेहतरीन तेलुगु से अपना गर्विदा बना लेते हैं और जब उर्दू दां हजरात उनसे मिलते हैं तो सलीस उर्दू में उनसे बात करते हैं। वो चाहे असम्बली में खिताब कर रहे हों या अवामी जलसों में, वो शाइस्ता अंदाज़ और ज़बान और बयान की वजह से हर एक को मुतासिर कर देते हैं। कल उन्होंने असम्बली में राजा सिंह के सवाल का जवाब देने के बाद मखदूम मोहिउद्दीन का एक शेर पढ़कर सराहत की कि उनकी हुकूमत सबको साथ लेकर चलने और बदली की नहीं बदलाव की हुकूमत करने पर यकीन रखती है। చేస్తూ राजा सिंह साहब से मैं एक विनती करता हूं, आपने कहा कि मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कुछ फायदा हो सकता है, कुछ लाभ हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं फायदा तो हो रहा है और मैं एक बात आपसे साफ कहना चाहता हूं, हम बदले की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, हम बदलाव की राजनीति में विश्वास रखते हैं। మార్పు దేవాలనుకుంటున్నాం కానీ మిమ్మల్ని ఏదో ఆగమాగం చేసి ఖతం చేయాలని ఆలోచన చేస్తలేం। బదలావ్ అంటే ఆ బదలావ్ కాదు శ్రీధరన్న, బదలావ్ అంటే ఆ బదలావ్ కాదు। బదలావ్ అంటే రూపాంతరం చెందాలి, కాన్స్టిట్యున్సీ అభివృద్ధి చెందాలి, ముందుకు పోవాలి। వారు అన్నట్టు నిజంగా తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ కావాలని కలలు కంటా ఉన్నాం। एक और लफ्ज में अगर कहना है, कभी मखदूम मोहिउद्दीन ने कहा था, आप शायद सुने ही होंगे राजा सिंह भैया, मखदूम मोहिउद्दीन की भी उन्होंने कहा था एक समय, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। हम इस बात में विश्वास रखते हैं, हर किसी को साथ ले चलने में विश्वास रखते हैं, किसी के तरफ हम कोई अलग सा रवैया करने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो आप पहली बात ये आपके मन से क्लियर कर ले। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी विनती करता हूं, कभी का एक बार हमारे मंत्रीगण से भी मिल लो, कभी का एक बार पूछ लो कि कैसा तरक्की का चाहिए आपको, कैसी विकास चाहिए, पूछ लो। हमेशा अगर एक ही चीज में आप लगे रहेंगे तो फिर दिक्कत तो होगी। तो कभी का एक बार आप वहां के विधायक होने के नाते आके मिलो, रिप्रेजेंट करो, डिमांड करो, कोशिश करो। मेरी गुजारिश आपसे, विनती आपसे यह है कि आप गवर्नमेंट से भी जो रिक्वेस्ट आज यहां पे कर रहे हैं, बाहर भी आके करिए, मिलिए जरूर। आपका जो भी प्रजा की तरफ डिमांड है उसमें हमारी गवर्नमेंट से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। అధ్యక్ష, గౌరవ శాసనసభ్యులకు మాట అన్నారు అధ్యక్ష అక్బరుద్దీన్ గారు, ఇది మొట్టమొదటిసారి నేను 20 ఏళ్ల నుంచి శాసనసభలో ఉన్నాను, కానీ ఇది మొదటిసారి ఓల్డ్ సిటీ అభివృద్ధి మీద చర్చ మొదటిసారి జరుగుతా ఉంది। దానికి నేను ప్రభుత్వానికి శుభాకాంక్షలు చెప్తా ఉన్నాను అన్నారు అధ్యక్ష। ఇది మా ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధి చేస్తూ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में एहतजाजी किसानों को कार के जरिए रौंदने की मजम्मत की। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर के बेटे की जानिब से किसानों को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया। अवैसी ने मरकज़ी वज़ीर को अहदे से बरतरफ करने और मामले की अदालती जांच की हुकूमत से मांग की। MIM सुप्रीमो ने महलकीन के अहल खाना को मुआवजा और मुलाजिमत देने का मुतालबा किया। अवैसी ने इस वाक़े के लिए योगी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। सियासी लीडरों को मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की इजाज़त नहीं देने की मजम्मत की और लखीमपुर जाकर मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत करने का अज़्म ज़ाहिर किया। वाज़ेह है कि लखीमपुर खीरी की तिकोनिया में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों के
उनके ऊपर किसानों के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। आशीष के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि आशीष मिश्रा ने एहतजाजी मुजाहरा कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि आशीष मिश्रा ने इल्ज़ाम से इनकार किया है। आशीष ने उल्टा ये इल्ज़ाम लगाया कि कुछ शरपसंद नासिर ने BJP हामियों के ऊपर हमला किया, जिसमें उनकी गाड़ी के ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। है कि सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार ये समझती है कि किसी की जान लेने से, पैसे देने से इंसाफ हो जाएगा। ये जो पूरा वाक़या हुआ है ये पूरा प्री प्लान तरीके से हुआ है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही यूनियन मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इसका इशारा दिया और कहा कि 2 मिनट लगेंगे हमको, और वैसा ही हुआ। उनके बेटे की मौजूदगी में पूरा कॉन्वॉय ने गया और कई लोगों को रोन दिया गया। ये तो बर्बरियत है, इंसानियत नहीं है। ये भाई किसानों का एहतजाज चल रहा है, पिछले करीब 1 साल हो गए, 200 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, मगर इस तरह से उनको गोली मारना, उन पर गाड़ी चढ़ा देना, जो एक पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इससे जाहिर होता है कि एक इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी है। और इसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, क्योंकि उन्होंने जब से पॉलिसी को अपनाया कि ठोक देंगे, तो ठोक देने का नतीजा यही रहा है कि अब उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह की हरकत करते हैं, और ये तो इंसानियत नहीं है। तो है कि सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना असेंबली के इजलास में वक्फ सिफर के तहत बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और TRS हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में अरोशिया तबके की तरक्की के लिए फाइनेंस कॉरपोरेशन तश्कील देने का वादा किया था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। फौरी तौर पर अरोशिया फाइनेंस कॉरपोरेशन तश्कील देने का उन्होंने मुतालबा किया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने तेलंगाना असम्बली के मानसूनी इजलास में वक्फ सिफर में बात करते हुए वज़ीर तालीम से मुतालबा किया कि वो 69 उर्दू मीडियम गेस्ट जूनियर लेक्चरर्स को कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के बराबर तनख्वाहें देने के इक़दाम करें। उन्होंने बताया इस सिलसिले में मजलिस की नुमाइंदगी पर 2 साल कबल GO नंबर 162 जारी करते हुए गेस्ट लेक्चरर्स को कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के बराबर तनख्वाह देने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं किया गया। MIM रुकन असम्बली अहमद बलाला ने उर्दू मीडियम BSc मुनक़िद करने और तक़र्रुरात आम मंजूमरे के तहत करने का मुतालबा किया। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने तयख़ुन दिया कि इनके मुतालबात पर गौर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने तेलंगाना असम्बली के मानसून इजलास में वक्फ सिफर के तहत बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने SC तबके में ABCD ज़मरे में शामिल करने के लिए कुल जमाती वफ़द दिल्ली ले जाने और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नुमाइंदगी करने का वादा किया था, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि कब ये वफ़द दिल्ली रवाना होगा, उसकी वजाहत करें। मानसून इजलास में वक्फ सिफर के दौरान मजलिस से रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आसरा वज़ाइफ के सिलसिले में गुज़िश्ता 2 साल कबल हासिल की गई दरख्वास्तों की एकसुई करते हुए फौरी तौर पर उन्हें वजीफ़ा जारी करने के इक़दाम करें। उन्होंने हुकूमत से इस बात का भी मुतालबा किया कि हुकूमत ने जिन 57 साल की उम्र वालों की दरख्वास्त से हासिल की, उन्हें और जो कोरोना की वजह से बेवा हो गई हैं, उन्हें आसरा वजीफ़ा देने के इक़दाम करें और गुज़िश्ता 3 माह से आसरा वज़ाइफ जो फराहम नहीं किए गए हैं, उन्हें जारी करने के इक़दाम करें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने वाज़े किया कि MIM असम्बली के मुतालबात को नोट कर लिया गया है, मुतल्लिक़ा वज़ीर को इससे वाकिफ़ करवाया जाएगा। कांग्रेस के रुकन असम्बली D श्रीधर बाबू ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो जंगलाती अराज़ियात पर बरसों से काबिज़ कबाइलियों को उनकी अराज़ियात से महरूम करने की साजिश पर ऐवान असम्बली में मुबाहिस से फरारी अख्तियार कर रही है, जबकि कांग्रेस मुक़न्नना पार्टी ने स्पीकर से ख्वाहिश की कि वो कम अज़ कम ऐवान के फ्लोर लीडर्स के साथ स्पीकर की मौजूदगी में तफसीलात पेश करने की उन्होंने ख्वाहिश की। आज गन पार्क पर मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासत के कबाइली सदियों से हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर उन अराज़ियात पर मेहनत करते हुए अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर रहे हैं। TRS हुकूमत उन जंगलाती ख़जानों को कबाइलियों से छीन कर
अपने पसंदीदा अफराद के हवाले करना चाहती है ताकि केसीआर के कारपोरेट दोस्त इन जंगलाती खजानों को लूट कर अपनी तिजोरियों में भर सकें। श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी तहरीक अल्तवा के जरिए ऐवान का वक्त मुकर्रर करने की ख्वाहिश की थी, जिसको स्पीकर ने बगैर गौर के मुस्तरद करते हुए रियासत के कबाइलियों की तौहीन की, जबकि साबिक में टीआरएस पार्टी ने कबाइलियों को 3 एकड़ अराजी देने का वादा किया था। श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत कबाइलियों की अराजी पर एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर करते हुए मरकज़ के हवाले करने इस मसले को मुअल्लक़ कर देना चाहती है। उसके ऊपर गौर करते हुए हम स्पीकर साहब को और एक बार रिक्वेस्ट करें, जब सेशन शुरू हो जाएगा ब्रेक के बाद हम लोगों को मौका दीजिए, वो मौके ऊपर बात करने के लिए हमारे आवाज़ ये सरकार सुन के कुछ हल बनाने के लिए सोचने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देव बोल के हम स्पीकर साहब से पूछे। स्पीकर साहब वो भी रिजेक्ट करे। हम यही बता रहे हैं, ये सरकार 2 साल से यही बताते जा रहे हैं, ये पोडू कल्टीवेशन का जो लैंड से उसके ऊपर सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री साहब ने और मंत्रियों के साथ जिनका एमएलए का जो क्षेत्र होगा वो एमएलए के साथ आके हल करेंगे बोल के एक बार नहीं 3-4 बार उन्हें यही बात दोहराया। अभी ये असेंबली सेशन में मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं एक रेजोल्यूशन बना के केंद्र सरकार को भिजाएंगे। ऐसा दिखता है खाली रेजोल्यूशन बनने के बाद केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ने का इरादा एक ही होता है, वो कभी हल नहीं होता है। वो समस्या का हल होने का इंटेंशन नहीं है ये सरकार को, ये केसीआर साहब को। ये बताते हुए परसों भी ये 3-4 बार हमारे जो असेंबली का रेजोल्यूशन बनाया गया है ये मादिगा सबकास्ट का रिजर्वेशन के ऊपर, ये भी रेजोल्यूशन करके केंद्र के पास भिजा दीजिए। आज असेंबली सेशन में हमारे हॉनरेबल मेंबर राजा साहब ने कहा है, क्या कर रही है सरकार बीजेपी का। कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत से सवाल किया कि हुकूमत ने हैदराबाद के मशहूर यतीम व यसीर बच्चों के इदारे अनीसुल गुरबा नामपल्ली में ज़ेर परवरिश यतीम बच्चों को कोरोना के बाद कहाँ रखा है और इदारे को आने वाले एहतियात पर वाइट पेपर जारी करे। कांग्रेस कायदीन ने आज अचानक अनीसुल गुरबा की ज़ेर तामीर इमारत का मुआयना किया जो गुज़िश्ता 4 साल से तामीरी मराहल से गुजर रही है। हुकूमत के 18 महीने में तामीर की तकमील का वादा और बरखिलाफ 7 के बजाय सिर्फ 3 फ्लोर तक की तामीर की गई, जबकि मज़ीद 2 साल इमारत की तकमील के लिए लाजमी तौर पर लगेंगे। कांग्रेसी कायद निज़ाम ने अनीसुल गुरबा के आमदनी खर्च और बैंकों में इदारे के रकूमात की डिपॉजिट पर वाइट पेपर जारी करने को कहा, जबकि उस्मान मोहम्मद खान सेक्रेटरी हैदराबाद सिटी कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस पार्टी औकाफी जायदादों की तबाही पर अवाम से रुजू होकर हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम पर लाएगी। दलित बंधु स्कीम को रूबअमल लाने के हुकूमत के फैसले के बाद रेड्डी तबके के माशी तौर पर कमज़ोर की जॉइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो रेड्डी तबके को भी माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम करे। चूँकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2018 के असम्बली इंतखाबात के मंशूर में वादा किया था, रेड्डी जेएसी ने आज अचानक असम्बली इजलास के दौरान असम्बली के सामने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। रेड्डी जेएसी के सदर बी वेंकटेश्वर रेड्डी ने पुलिस हिरासत में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को धमकी दी कि अगर हुकूमत रेड्डी तबके की भलाई के इक़दाम नहीं करती है तो हुजूराबाद असम्बली हल्के में रेड्डी बरादरी के 22,000 वोट से टीआरएस पार्टी को महरूम होना पड़ेगा। वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि तबके में अक्सरियत गरीब ख़ानदानों की है, जबकि चंद ख़ानदान दौलतमंद हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो रेड्डी बरादरी के मसाइल को फौरी हल करे। रेड्डी कॉर्पोरेशन होना है 2018 मैनिफेस्टो में
टीआरएस गवर्नमेंट टीआरएस पार्टी मैनिफेस्टो में रेड्डी कार्पोरेशन देता बोल के मैनिफेस्टो में लिखा है, वो नहीं दिए तो हुजूराबाद इलेक्शन में रेड्डी सत्ता है इंदो बताते हम लोग का पूरा रेड्डीज का वोट नहीं डालते। रेड्डी कार्पोरेशन मेरा होने मेरा रेड्डीज में गरीब लोग है बहुत आदमी, मेरा जॉब्स होने है, मेरा आदमी रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है, कंपलसरी रेड्डी कार्पोरेशन देना है गरीब लोगों को। मेरा नाम बद्दूर वेंकटेश्वर रेड्डी, रेड्डी जैसी स्टेट प्रेसिडेंट है, तेलंगाना प्रेसिडेंट है बद्दूर వెంకటేశ్వర రెడ్డి। కేసీఆర్ గారు రెడ్డి కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తారని హామీ ఇచ్చారు, 3.5 సంవత్సరాలైనా ఇప్పటి వరకు హామీ నెరవేర్చలేదు। హామీ గనక నెరవేర్చ सूर्यापेट जिले के मुनगाला मंडल में एक गमनाक वाकया हुआ। उप्पला वेंकन्ना नामी 42 साल किसान मुन्नागला गांव में ही रहता था। उसने इस गांव के एक किसान से कौल पर ज़मीन ले रखी थी, उसी में खेती बाड़ी करके गुजर बसर करता था। मंगल को अपने खेत से घास काटकर अपने घर जा रहा था कि ऊपर लगे बर्फ़ी तार उस पर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। वेंकन्ना की बीवी और एक बच्चा है। वेंकन्ना की इस हादसे में हुई अचानक मौत से सारा गांव गम में डूब गया है और लोग उसकी मौत पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने 2 दिन कबल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की कार से एहतजाजी किसानों को रौंदे जाने के वाक़े की वीडियो को बताते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि वो क्या सूरत लेकर आज़ादी का महोत्सव प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए उत्तर प्रदेश गए हैं। प्रियंका गांधी ने मरकजी वजीर के बेटे की जानिब से किसानों को रौंद डालने के वाक़े पर मरकजी वजीर से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। प्रियंका गांधी ने इस सिलसिले में एक वीडियो जारी किया। वाज़ेह है कि अपोजिशन और किसान यूनियन उनके रहनुमाओं ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तशद्दुद पर गम व गुस्से का इजहार किया है। पुलिस ने कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वड्डरा को गिरफ्तार किया था। एसपी सदर अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया था, जो मुतासरीन के अहले खाना से मिलने जा रहे थे। कई लीडरों को लखीमपुर पहुंचने से रोक दिया गया। दरियासना वाक़े का एक वीडियो हाल ही में मुकामी तौर पर वायरल हुआ है। वीडियो में दिखाया गया है कि 2 गाड़ियां एहतजाज करने वाले किसानों को रौंदते हुए जा रही हैं। बताया गया कि इस गैर मुतवक्को वाक़े से किसानों का एहतजाज दरहम बरहम हो गया। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ने भी ट्विटर पर अलग से वीडियो पोस्ट की, ताहम इस वीडियो की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। तो आप याद करिए कि आज़ादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस के लीडर भूपेश बघेल को लखनऊ पहुंचने पर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और उन्हें लखनऊ शहर और लखीमपुर खीरी में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बघेल ने पुलिस ओहदेदारों से उसकी वजह जानी चाहिए, लेकिन वो वजह बताने से कासिर रहे और उन्हें कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, जिस पर बघेल ने एयरपोर्ट के फर्श पर बैठकर एहतजाज किया और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीडिया के पूछे गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि क्या लखनऊ जाने के लिए या उत्तर प्रदेश आने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा ज़रूरी है। लगा 144 सारे लखीमपुर में, हम लखीमपुर को जान ही रहे हैं, रोकने वैसे तो क्या है। याद हुआ है कि आपके द्वारा किया जाने वाला कृत्य से माननीय। हाँ पढ़े नहीं बैठे। हमको क्यों रोका जा रहा था? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का उचित क्या? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा हो तो फिर मुझे जान। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद रियाज ने वज़ीर बल्दी नज़्म-उन-नस्क को वर्किंग सदर टीआरएस के केटी रामाराव को मुतबना किया कि वो अपनी ज़बान पर काबू रखें और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी पर बेजा इल्ज़ामात आयद ना करें, वरना कांग्रेस कारकुनों पर पार्टी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आज मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर रियाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अपनी आइडियालॉजी है जिस पर वो 136 साल से अमल पैरा है, जबकि टीआरएस सियासी बसीरत से खाली सिर्फ कलवा कुंटला ख़ानदान के तरफ घूमती है।
कांग्रेस तर्जुमान ने केटी रामाराव को चैलेंज किया कि वो रियासत के तरक्याती इकदाम पर रेवंत रेड्डी से मुबाहिस के लिए आए। अब टीआरएस का मिनिस्टर्स है, टीआरएस का एमएलएस है, टीआरएस का आइडियोलॉजी है, वो टीडीपी की रिफ्लेक्ट कर रहे पूरा, वो टीडीपी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।